हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस बार जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट ने मैथिली को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है। मैथिली भाषा पहली बार सीटेट में आई है और इसका फायदा कई सारे बिहार वाले जो विद्यार्थी हैं, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मिलेगा। कहीं ना कहीं ये बिहार के छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि मैथिली को पहली बार सीटेट ने शामिल किया है इस बार सीटेट सितंबर 2026 में, ठीक ना। और कई लोग सोचते हैं कि मैथिली रखें कि नहीं रखें, तो मैंने अपने क्लास के सभी विद्यार्थियों को मैथिली रखने के लिए कहा। इसके पीछे कारण था कि अगर बिहार के लोग मैथिली नहीं रखेंगे तो कहाँ के विद्यार्थी मैथिली रखेंगे। एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा अगर अच्छा है बिहार के विद्यार्थियों के लिए तो मैथिली। अगर आप संस्कृत और अंग्रेजी की तुलना करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मैथिली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर इसको में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को खुद ब खुद सीख जा रहे हैं। कई सारे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग हो रहा है मैथिली में। तो आज हम लोग देखेंगे कि मैथिली का जो पेडागोजी है वह किस तरह से पूछा जा रहा है सीटेट में और किस तरह का पूछा जाएगा। इस पर हम लोग कुछ सवाल को बनाएंगे जो महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार है ना कि देखिए, लैंग्वेज का जो पेडागोजी होता है ना वो बिल्कुल समान होता है सभी के लिए। ऐसा नहीं होता है कि मैथिली का अलग पेडागोजी होगा, हिंदी का अलग पेडागोजी होगा, या संस्कृत का अलग पेडागोजी हो गया, इंग्लिश का अलग पेडागोजी होगा। ऐसा नहीं होता है। भाषा का पेडागोजी होता है, भाषा शिक्षण होता है। अगर स्टीफन क्रेसन या जीन पियाजे या चौमस्की की बात की जाएगी तो चौमस्की का जो सिद्धांत होगा, भाषा अर्जन का सिद्धांत, वो मैथिली के लिए भी वही रहेगा, हिंदी के लिए वही रहेगा, संस्कृत के लिए वही रहेगा, अंग्रेजी में वही रहेगा। बस वो ट्रांसलेट हो जाएगा। कहने का मतलब वो भाषा बस बदल जाएगी, सिद्धांत बिल्कुल वही का वही रहेगा। हम लोग देखेंगे कि अभी मैथिली में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक ना, और किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। जो महत्वपूर्ण सवाल है हम वो कराने का आप लोगों को कोशिश करेंगे, ठीक। देखिए, पहला जो सवाल है ये टेस्ट का सॉल्यूशन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 16 से है और ये स्टीफन क्रेसन के द्वितीय भाषा अर्जन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। ये सवाल जो है ये कह रहा है कि द्वितीय भाषा अधिगम मतलब SLA, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जन अवलोकन, स्वाभाविक परिवेश प्रधान परिकल्पना आदि शब्दावली प्रस्तुति किनका द्वारा कयल गेल अछि। कहता है कि ये जो सारा सिद्धांत दिया गया, द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत, अवलोकन, स्वाभाविक परिवेश प्रधान, ये किसके द्वारा दिया गया। तो आपको पता होगा कि द्वितीय भाषा अर्जन का जो सिद्धांत है या स्टीफन क्रेसन के द्वारा दिया गया है। इसको कहते हैं द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत, ठीक ना। इसे बोलते हैं द्वितीय भाषा अर्जन के हैं या अधिग्रहण के हैं, अधिग्रहण का सिद्धांत। ये द्वितीय भाषा सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी कहें या इसे SLA थ्योरी कहा जाए। तो ये दिया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा, ये दिया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा। जनरली हम लोग जानते हैं स्टीफन क्रेसन के द्वारा, इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन 1 स्टीफन क्रेसन। जनरली हम लोग जानते हैं कि भाषा अर्जन का जो सिद्धांत था, प्रथम भाषा का अर्जन होता है। भाषा अर्जन का सिद्धांत कहता है कि प्रथम भाषा का अर्जन बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने आप कर लेता है, इसके लिए उसे किसी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अचेतन रहता है बच्चा, अचेत रह करके भी बच्चा एक भाषा का अर्जन खुद कर लेता है। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि अगर बच्चा इस धरती पर जन्म लिया है तो एक भाषा सीखने की क्षमता लेकर के ही वह पैदा होता है। तो स्टीफन क्रेसन ने कहा कि ऐसा करें कि लक्ष्य भाषा अगर हो, द्वितीय भाषा हो, दूसरी भाषा का भी क्यों ना अर्जन कर लें। स्टीफन क्रेसन ने कहा कि अधिगम से बेहतर क्या है, अर्जन। अधिगम से बेहतर है अर्जन। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा स्टीफन क्रेसन ने कि अधिगम से बेहतर क्या है, अर्जन। अधिगम का मतलब होता है किसी भाषा को सीखना, जबकि हम जानते हैं कि भाषा को परिवेश से ही ग्रहण किया जा सकता है। किसी भाषा को सीखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा का अर्जन आसान है या भाषा का अधिगम, तो भाषा अर्जन आसान होता है, ठीक ना। तो द्वितीय भाषा अर्जन का सिद्धांत जो दिया गया था स्टीफन क्रेसन के द्वारा दिया था।
वाइगोस्की का जो कहना था, वाइगोस्की का कहना था कि बच्चे जो है ना समाज के साथ अंतः क्रिया करके भाषा को सीखते हैं। और चॉम्स्की भाई साहब कहते हैं कि बच्चा अगर इस धरती पर जन्म ले रहा है तो एक भाषा सीखने की क्षमता उसमें जन्मजात होती है, ऐसा कहते हैं नॉम चॉम्स्की। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल की ओर अगला सवाल है अभिकथन और कारण वाला सवाल। पहले के सीटेट में जब आप देखेंगे तो अभिकथन और कारण वाला सवाल नहीं पूछता था, लेकिन अब जो सीटेट ले रहा है एग्जाम तो उसमें अभिकथन और कारण वाला सवाल आपको सीडीपी में देखने को मिलेगा, पेडागोजी में देखने को मिलेगा, बहुत सारे आपको अभिकथन और कारण वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना, इसमें जब आप देखिएगा तो यहाँ पर अभिकथन के ब्रैकेट में ए है, ये ए सूचित करता है कि एसर्शन क्या होता है, एसर्शन, अभिकथन मतलब एसर्शन, और कारण के ब्रैकेट में दिया है आर जिसका मतलब होता है रीजन। ठीक ना, तो पहले हम देखेंगे कि एसर्शन क्या कह रहा है। एसर्शन कह रहा है कि पठन कोनो शब्द के सही तरह उच्चारित करवा सकतो बहु बेसी अच्छी। ये कह रहा है बिल्कुल कि पढ़ना किसी शब्द के सही उच्चारण करने से कुछ ज्यादा है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। जैसे ये कह रहा है कि जैसे हम कहें कि कोई 5 साल का बच्चा है और उसको बोले कि ये पढ़ के बताओ बाबू ये क्या लिखा है, तो वो कह देगा कि ये संप्रेषण लिखा हुआ है। लेकिन उसने बोल तो दिया, पढ़ तो उच्चारण सही कर लिया, लेकिन उसे संप्रेषण का क्या अर्थ पता है, नहीं पता है। तो इसका मतलब हुआ कि पढ़ना केवल उच्चारण सही उच्चारण कर लेना नहीं, उससे कुछ अधिक है। तो वो अधिक क्या है, तो वो है अर्थ। ये कह रहा है कि उस बहु बेसी अच्छी, इसका मतलब अर्थ की बात कर रहा है कि केवल पढ़ लेना अच्छा उच्चारण से मतलब नहीं है, केवल उच्चारण से नहीं है, उच्चारित करवा से कतो बहु बेसी अच्छी, इसका मतलब इससे कुछ अधिक है पढ़ना, और वो क्या है अधिक, वो अर्थ की बात कर रहा है। ठीक, अब दिया है कारण कि पठन डिकोड करवाक अच्छी, कहने का मतलब पढ़ना जो है वह डिकोड करना है, जिसे हम कहते हैं ना अर्थ को समझना, भाषा में अर्थ को समझना डिकोडिंग कहलाता है, डिकोड करना कहलाता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। जैसे हम पहले की कक्षाओं में भी आप लोगों को बताएं, जैसे मान के चलिए अगर ये एक सिंबल है, एक सिंबल है, अगर किसी को इसका अर्थ पता है तो ये फाइल लिखा हुआ है, ये फाइल लिखा हुआ है, फाइल लिखा हुआ है, और जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब उसके लिए क्या है, इसका अर्थ वो डिकोड नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए एक कोड है। या जैसे किसी को अगर पता है कि ये है क्या है तो ये बोल देगा कि थीटा है, तो उसको तो इसका अर्थ पता चल गया कि ये थीटा है। लेकिन जिसको नहीं पता चला उसके लिए क्या है, एक कोड है, बस उसके लिए एक कोड है। तो कथन और कारण क्या है, दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। जब ए और आर दोनों सही है तो इसमें यह देखा जाएगा कि क्या उसका व्याख्या किया जा रहा है, क्या कथन का जो कारण है वह व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है व्याख्या। इसमें देखेंगे कि कथन और कारण दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, एक दूसरे का पूरक बन रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही अच्छी तथा आर ए का सही व्याख्या अच्छी। ये क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक ना, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वह दिया गया है नई शिक्षा नीति से। जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति में जो सबसे पहला चरण है वह है बुनियादी चरण, जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। कहता है कि बुनियादी चरण में बच्चा ककरा में बेसी सुविधा महसूस करे अच्छी आप बेहतर रूप से सीखे अच्छी, ये कह रहा है। इसका मतलब बुनियादी चरण में बच्चा किस में अधिक सुविधा महसूस करता है और बेहतर रूप से सीखता है, इसका अर्थ ये हुआ। तो पहला दिया है अंग्रेजी माध्यम में, तो ऐसा नहीं कहा गया। देखिए बुनियादी चरण को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, फाउंडेशनल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज किसके द्वारा कहा गया, तो नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के द्वारा। एनईपी 2020 के अनुसार क्या है, सबसे जो पहला स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, इसकी जो अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है और इसमें 5 कक्षाओं को शामिल किया गया है, इसमें 5 कक्षाओं को शामिल किया गया है। ठीक ना, और ये कहता है कि बच्चे की जो शुरुआती शिक्षा होनी चाहिए वह उसके मातृभाषा में होनी चाहिए। कहने का मतलब जिसमें बच्चा ज्यादा सहज महसूस करेगा, बहुत अच्छे से सीखेगा। तो देखते हैं क्या बुनियादी चरण में बच्चा अंग्रेजी माध्यम में सीखेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या निर्देशक माध्यम में, नहीं। क्या कार्यालयी भाषा में, नहीं। अपन घरक भाषा में, यही मतलब क्या हुआ, अपन घरक भाषा मतलब क्या हुआ, मातृभाषा की बात कर रहा है। अपने घर की भाषा मतलब क्या, अपन घरक भाषा मतलब अपने घर की भाषा,
अपने घर की भाषा। तो ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? 4 नंबर। ठीक, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल है भाषा कौशल से। जैसे आप लोग भाषा के मूल रूप से जानते हैं कि 4 कौशल होते हैं मुख्य रूप से, श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक ना। तो इसमें कहा गया कि भाषा में केकरा ग्राह्य कौशल कहल जायत अछि। इसका मतलब हुआ कि भाषा में किसको ग्रह्यात्मक कौशल कहा जाता है। ठीक ना। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि ग्रह्यात्मक कौशल क्या है और अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है। तो पहले अभिव्यक्तात्मक से शुरू करते हैं। तो भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल, भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल 2 होते हैं। एक होता है बोलना और दूसरा होता है लिखना। और इससे कौशल का रूप दें इसे, तो बोलना हो जाएगा मौखिक कौशल, मौखिक कौशल, और लिखना हो जाएगा लेखन कौशल, लिखना हो जाएगा लेखन कौशल। ये तो क्या था? अभिव्यक्तात्मक कौशल। देखते हैं दूसरा, एक होता है गृह्यात्मक कौशल या ग्राह्य कौशल भी कहीं कहीं बोलते हैं, गृह्यात्मक कौशल। तो गृह्यात्मक कौशल में भी 2 भाषा कौशल आते हैं। गृह्यात्मक में आता है एक सुनना और दूसरा आता है पढ़ना। और कौशल का इसे रूप दें तो ये हो जाएगा श्रवण कौशल, ये हो जाएगा श्रवण कौशल, और ये हो जाएगा पठन कौशल, ये हो जाएगा पठन कौशल, पठन कौशल, रीडिंग स्किल। तो हमने क्या देखा यहां पर कि अभिव्यक्तात्मक कौशल में 2 कौशल आ रहे हैं, बोलना और लिखना, या मौखिक कौशल और लेखन कौशल, मतलब स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। और गृह्यात्मक कौशल के भीतर आता है सुनना मतलब श्रवण कौशल और पढ़ना मतलब पठन कौशल। ठीक ना। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि श्रवण तथा वाचन, श्रवण तथा वाचन, श्रवण तथा पठन कौशल, वाचन तथा लेखन कौशल, वाचन तथा पठन कौशल। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग देखे हैं अभी कि गृह्यात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना आता है, तो वो किस ऑप्शन में मैच कर पा रहा है। ठीक ना। तो यहाँ पे है श्रवण मतलब सुनना, श्रवण और पठन कौशल। तो ये ऑप्शन 2 क्या हो रहा है? बिल्कुल यहाँ पर सही निकल के आ रहा है कि भाषा में केकरा ग्राह्य कौशल कहल जायत अछि, मतलब भाषा में किसे गृह्यात्मक कौशल कहा गया है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल में बोलना और लिखना आता है और गृह्यात्मक कौशल में सुनना और पढ़ना आता है। बस इतना याद रखेंगे तो आपसे कोई भी सवाल इस तरह का नहीं छूटेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि पठन कौशलक आकलन करवा लेख एक गोट भाषा शिक्षक के कौन गप पर ध्यान केंद्रित करवाक चाहिए। अगर आप इसको हिंदी में जानना चाहते हैं इसका ट्रांसलेशन, तो क्या होगा कि पठन कौशल के आकलन करने के लिए एक शिक्षक को किस गप मतलब बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किसी बच्चा का अगर हमको पठन कौशल का आकलन करना है तो हमें किस चीज पर एक शिक्षक के रूप में हमें ध्यान केंद्रित करना है। तो पहले दिया है कि अनुतानक संग प्रवाहपूर्ण पठन। देखते हैं अगले ऑप्शन को। तो ऑप्शन बी कहता है विराम चिन्हक प्रयोग करबक, मतलब विराम चिन्ह जैसे होता है कॉमा, हलन, तो कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये सब। उपयुक्त उच्चारण। तो अब एक चीज यहां पर आप देखेंगे कि भाषा में ना सबसे ज्यादा जरूरी है अर्थ और समझ। उच्चारण मायने नहीं रखता है, गति मायने नहीं रखता है कि कौन कितना तेज पढ़ रहा है, ये मायने रखता है। भाषा में सर्वाधिक अगर अर्थ लगता है, सर्वाधिक अगर भाषा में अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो वह है अर्थ। ठीक ना, कि बच्चा अर्थ लगा पा रहा है, समझ पा रहा है। ठीक ना। तो देखिए यहां पे दिया अनुतान के संग प्रवाहपूर्ण पठन। प्रवाहपूर्ण पठन हो सकता है, अच्छी बात हो, लेकिन प्रवाह का कोई मतलब नहीं होता, अर्थ सर्वोपरि होता है, समझना अर्थ सर्वोपरि होता है। मतलब समझक संग पढ़, मतलब समझ के साथ जो पढ़ना होगा वह भाषा में सर्वोपरि होता है। मतलब कि भाषा में अर्थ का, अनुमान का और समझ का महत्व सबसे अधिक है। अगर आप अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप तेजी से पढ़ें कि धीरे पढ़ें, कोई मतलब नहीं बनता है। भाषा में अर्थ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, आपको अर्थ समझ में आना चाहिए पढ़ने के साथ। तो ऑप्शन 4 निकल के यहां से आ रहा है। विराम चिन्ह का प्रयोग करना सही बात है, लेकिन किसी को अगर अर्थ नहीं पता है उसके बाद वह विराम चिन्ह का प्रयोग भी करेगा तो वह अर्थ उसका गलत ही आएगा। ठीक ना। उसके बाद कहा कि उपयुक्त उच्चारण। उच्चारण वगैरह कोई खास मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए उच्चारण जो है ना क्षेत्र के अनुसार बदलते रहता है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे हिंदी पर प्रभाव हमारे ठेठी का, हमारे मैथिली का, हमारे भोजपुरी पर पड़ता है।
जैसे दिल्ली के लोग हिंदी बोलेंगे और बिहार के लोग हिंदी बोलेंगे तो दोनों तो हिंदी ही बोल रही होते हैं, लेकिन दोनों के उच्चारण में अंतर हो जाता है। पंजाब के लोग अगर हिंदी बोलते हैं तो उसके उच्चारण में भी अलगाव देखने को मिलता है, अलग होता है वो। जैसे आप देखेंगे कोई साउथ के कोई लोग, जैसे तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है और वो हिंदी बोल रहा है तो वो बिल्कुल अलग होगा जैसा हम हिंदी बोलते हैं। तो एक ही भाषा को बोलने वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग उच्चारण अलग अलग करते हैं। तो उच्चारण कुछ खास मायने नहीं रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है समझ और अर्थ। इसलिए समझक संग पढ़, मतलब समझने के साथ पढ़ना है। ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल जो है वो देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 7 का शिक्षिका, मतलब कक्षा 7 की शिक्षिका स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थी भाषा कौशलक आकलन करे चाहत अछि। इसका मतलब हुआ कि कक्षा 7 की जो शिक्षिका है स्वाभाविक रूप से, मतलब नेचुरली क्या कर रही है, बच्चे के भाषा कौशलन का आकलन करना चाह रही है, बच्चे के भाषा कौशल का आकलन करना चाह रही है। तो वो कहती है ओकरा, मतलब उसे डैश देबाक चाहिए, मतलब क्या देना चाहिए। तो क्या उसे बहुविकल्पीय प्रश्न देना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्न का मतलब होता है एमसीक्यू। कहता है कि लघु उत्तर ये देना चाहिए, क्या शॉर्ट आंसर उसको देना चाहिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देना चाहिए, क्या उसे विषयनिष्ठ देना चाहिए। विषयनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव टाइप देना चाहिए क्वेश्चन, या निकटवर्ती परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, किसी बच्चे के अगर आपको भाषा को चेक करना है तो आपको उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देना पड़ेगा। उसका आपको बोलना पड़ेगा कि आप भाई एक पेज लिख करके दिखाइए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई में मेंस भी आने वाला है। जैसे आप देखते हैं कई सारे मेंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या करना चाहता है, पीटी में तो उसने क्या किया, उसका नॉलेज चेक कर लिया, लेकिन उसके बाद जब सब्जेक्टिव ले रहा है, मेंस ले रहा है, वो सब्जेक्टिव इसलिए लेता है ताकि वो जान सके कि बच्चे में लेखन क्षमता या भाषा के पर अच्छी पकड़ है कि नहीं, उसे भाषा कौशलों में अच्छे तरह से ज्ञान है कि नहीं। इसलिए तो सबसे जो बेहतर होगा वह होगा विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहने का मतलब हम सब्जेक्टिव देंगे क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा उसमें भाषा का क्या होगा, आकलन हो पाएगा। बच्चा समझ पाएगा कि हमें क्या लिखना है, कितना लिखना है। जैसे कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि किसी क्वेश्चन का लिखा रहता है कि 100 वर्ड्स में उत्तर दें, इस प्रश्न का उत्तर 100 शब्द में दे, तो 100 शब्द कौन लिख पाएगा, जिसे भाषा की अच्छी समझ होगी। और लिखने में भी क्या है कि कैसे कहां पर लिखेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, उसका अंत कैसे करेंगे, एंड कैसे करेंगे उसका, ठीक है ना। तो सबसे जो बेहतर है वह विषयनिष्ठ। देखिए एमसीक्यू जो होता है जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप वाले में आप किसी बच्चे के भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक ऑप्शन सही होता है, उसको बबल करना होता है। तो एक क्वेश्चन टिक करने के माध्यम से आप किसी बच्चे के भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। अगर देखिए अगर यही 2 ऑप्शन होता, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, तब तो शॉर्ट उत्तर हो जाता, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन यहां पर दिया गया है विषयनिष्ठ प्रश्न, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर से आ गया है अभिकथन और कारण वाला सवाल। अभिकथन को पढ़ना है, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। अगला सवाल कह रहा है, अभिकथन है कि रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब कोई चीज का खोज करना, समस्या एवं प्रश्न सब में विद्यार्थी का सक्रिय भागीदारी विचार पर आधारित अछि। मतलब कह रहा है कि रिफ्लेक्टिव चिंतन, अन्वेषण, समस्या सब में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, आधारित है। बिल्कुल सही बात है ये, तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, सही है। सक्रिय, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड हमेशा सही होता है। बच्चे अगर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं तो ये बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। बच्चे की सक्रिय भागीदारिता हमेशा सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगला कारण देखते हैं कि अन्वेषण एहन प्रश्नक संग संबंध रखैत अछि जकर उत्तर आंकड़ा मात्र से नहीं देल जा सके। मतलब कह रहा है कि अन्वेषण जो खोज है वो ऐसे प्रश्न से संबंध रखता है जो इसका केवल डाटा से, मतलब आंकड़ा मतलब डेटा से केवल उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जैसे आपको से पूछा जाए कि भारत कब आजाद हुआ था, तो आप सीधा बोल देंगे 1947। इसमें सोचना पड़ा क्या, कुछ नहीं सोचना पड़ा, जिसको याद होगा वह बता देगा। लेकिन आपसे पूछे कि भारत कैसे आजाद हुआ, तो उसमें आपको चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चिंतन आधारित प्रश्न है। जखनिक रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगवाबैत अछि जे पर्याप्त आंकड़ा समस्या सुलझाने में विद्यार्थी की सहायता करती। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि जो पूर्वानुमान, मतलब आपको अनुमान लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे इस प्रश्न का उत्तर देंगे।
केवल डाटा से आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ए भी सही कह रहा है और आर भी बिल्कुल सही है। तो जब ए और आर दोनों सही है तो हमेशा सीटेट में जनरली ये देखा जाता है कि वो व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या अच्छी है, क्या है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। लेखन प्रक्रिया पूर्व लेखन चरणक दौरान निम्नलिखित में से कौन रणनीति उपयोगी अच्छी। अब जैसे आप मैथिली पढ़ते हैं तो पहले उसका देखना पड़ेगा कि हिंदी क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि लेखन प्रक्रिया पूर्व लेखन चरण दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति उपयोगी अच्छी। अच्छी का मतलब है होता है, अच्छी का मतलब है, ठीक ना। अब देखिए, अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो देखना पड़ेगा कि लेखन का प्रक्रिया उपागम क्या होता है, ठीक ना। तो लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो लेखन के प्रक्रिया उपागम में 8 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है मानस मंथन, सबसे पहला होता है मानस मंथन, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसके बाद होता है रूपरेखा, जिसे क्या बोलते हैं, आउटलाइन, आउटलाइन। उसके बाद आता है ड्राफ्टिंग, प्रारूपण, प्रारूपण, ड्राफ्टिंग। उसके बाद होता है एडिटिंग, एडिटिंग मतलब संपादन, संपादन, एडिटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। और अगला जो चरण होता है इसके बाद 5वां होता है समीक्षा, समीक्षा, इसको बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू। और इसी तरह से फिर आगे भी 8 चरण होते हैं कुल मिलाकर के। तो जिसमें सबसे पहला जो चरण होता है तो मानस मंथन या मानस मानचित्रण बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक ना। तो पूछा कि लेखन प्रक्रिया के पूर्व लेखन चरण, मतलब लिखने से पहले जो हम सोचते हैं कि वही चीज लिखना है, जैसे मान के चलिए कि हमें कोई निबंध लिखना है तो हम सोचते हैं ना कि सबसे पहले कि किस चीज से शुरू करना है, हमें कहां से शुरू करना है। तो वो जो हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसी को मानस मंथन कहते हैं। यह लेखन पूर्व प्रक्रिया है। ये पूछा है कि लेखन पूर्व लेखन, लेखन प्रक्रिया पूर्व लेखन चरणक दौरान निम्नलिखित में से कौन रणनीति उपयोगी है। तो सबसे पहले होगा इसका उत्तर मानस मानचित्रण, ठीक ना। संपादन वगैरह देखेंगे ये तब बाद में होता है, संपादन वगैरह बाद का चीज है। सबसे पहले क्या होता है, मानस मंथन, जिसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग।